हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बारी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। डियर फ्रेंड्स, हम आज एक नया पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसको वित्तीय प्रशासन बोलते हैं और ये बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से आप इस पेपर की डिमांड कर रहे थे, लेकिन निजी कारणों से मैं इस पेपर को अभी तक अपलोड नहीं कर पाया। तो आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सब लोगों को रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ई टीचर को, वो सब्सक्राइब कर दें और प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है उनको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरीज और डाउट है, मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम चैनल पे। और इसके अलावा ई टीचर एक पेज है, वहाँ पे आप इसको लाइक कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में अपने टेलीग्राम चैनल को भी इस लिंक से ज्वाइन करना है ताकि आपको जो वीडियोस की जो पीडीएफ फाइल्स है वो आसानी से मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो इसका सिलेबस जो फर्स्ट यूनिट का इस प्रकार से है। हमने पढ़ना है इसमें पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में इसका मीनिंग और फॉर्म्स फॉर्म्स को हम टाइप्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या होता है, इसके स्कोप्स क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और साथ में इसके प्रिंसिपल्स। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म का प्रिंसिपल, सेंटर और स्टेट में फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा है वो पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है इसमें फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है। तो डियर स्टूडेंट, अब डायरेक्टली हम बढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस, जिसको बोलते हैं सार्वजनिक वित्त हिंदी में। तो पब्लिक फाइनेंस को अगर साधारण भाषा में या एक लाइन में मैं अगर बात करूं, या अब तक आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर समझा होगा, तो आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वहाँ पे एक हायरार्की बनती है। बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जुटते हैं और एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सभी लोग अपने एफर्ट्स देते हैं। लेकिन वो सभी लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं या उनसे कोई काम करवाया जाता है, तो उस काम को कराने के लिए एक ईंधन की जरूरत पड़ती है, एक फ्यूल की जरूरत पड़ती है। और उस फ्यूल को नाम दिया गया है फाइनेंस, या हिंदी में उसको बोलते हैं पैसा, या अंग्रेजी में इसको मनी भी बोलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर किसी भी कार्य को करने के लिए, लोगों को रखने के लिए, एम्प्लॉइज को रखने के लिए पैसा चाहिए होता है। और किसी भी देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्नेंस सिस्टम है, वो बिना पैसे के नहीं चल सकता है, या कोई भी सर्विस आपको बिना पैसे की नहीं मिल सकती है। तो पब्लिक फाइनेंस को आधार पे, या पब्लिक फाइनेंस को जब इस टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं, इसी के आधार पे आपने पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज के जो डिवीजन या कैटेगराइजेशन आपने सुनी होगी, जिसका जैसे कि आपने सुना होगा डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्यों नाम दिया गया? ये जिस कंट्री का जितना बोल सकते हैं कि अर्निंग या पर कैपिटा इनकम जिस प्रकार से, उसी प्रकार से कंट्रियों का डिवीजन किया गया। तो कहना करता है कि पैसे के अर्निंग के आधार पे कंट्रीज का हमने डिवीजन किया गया। तो इसके टर्मिनोलॉजी क्या और बढ़ते हम। पब्लिक फाइनेंस जो है शब्द, जो टर्मिनोलॉजी दो शब्दों से बना है, दो वर्ड से बना है। तो पब्लिक को अगर हम समझें, पब्लिक का मतलब है सार्वजनिक, का मतलब है, कहने का अर्थ है कि पब्लिक मीन गवर्नमेंट। साधारण भाषा में पब्लिक को बोलेंगे गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कैसे बनती है हमारे देश में? जो हमारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे प्रतिनिधि, जिनको हम चुनाव के द्वारा चुनते हैं और वो सरकार बनाते हैं। और अगर हमारे अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सरकारें तीन प्रकार से वर्क करती है, या तीन लेवल पे सरकारें बनती है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री और हमारे एमपीज, हम उनको चुन के भेजते हैं। स्टेट के अंदर जैसे विधानसभा, सीएम होता है। उसके बाद लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमारे प्रधान, जिला परिषद, उप प्रधान। लोकल लेवल पे अलग अलग स्ट्रक्चर है, बोल सकते हैं गवर्नेंस सिस्टम का। तो तीन प्रकार से हम अपने सरकार या गवर्नमेंट या पब्लिक को भेजते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे लिए काम करते हैं। अब ये जो सरकार तीन लेवल पे बनती है, यह हमें विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देती है। और कहने का अर्थ है कि देश को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, एक्टिविटीज करती है ये सरकारें। तो इन एक्टिविटीज में मेनली दो एक्टिविटीज जो मैं यहाँ पे मानता हूँ, वो है इनकम और एक्सपेंडिचर। मतलब पैसा किस प्रकार से कमाना है, देश के अंदर किस प्रकार से पैसा लाना है, ताकि लोगों को अलग अलग प्रकार की या बेहतर सैलरीज या वेजेस दिया जाए। और उसको पैसे को लाने के बाद, कमाने के बाद, अलग जरिए से पैसे को देश के अंदर कमाने के बाद उसको एक्सपेंडिचर भी करना है, लोगों पे खर्च भी करना है। तो इन दोनों एक्टिविटीज को हम बोलेंगे फाइनेंस या मनी, द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू मनी। तो दोनों शब्द वाली को अगर हम इकट्ठा करें तो मतलब
वो एक्टिविटीज़, सरकार के वो काम जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, जो मनी से रिलेटेड हो, जो मनी को इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, उसको बोलेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पब्लिक फाइनेंस, ठीक है? तो पब्लिक फाइनेंस जो देश के अंदर हमारे इकट्ठा किया जाता है, अर्न किया जाता है या एक्सपेंडिचर किया जाता है, उस पैसे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान ने किसी को अथॉरिटी दी है, पावर दी है। बिना उस पावर के, बिना उस अथॉरिटी या उस रूल रेगुलेशन के अलावा कोई भी जो है उस पैसे को इकट्ठा नहीं कर सकता है। तो उसको इकट्ठा किसी भी हमारे देश में अगर बात करें पैसे को इकट्ठा करना, उसको खर्च करने की जो अथॉरिटी या संविधान ने जिसको पावर दी है, वो दी है हमारे पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट एक हमारा एक ऐसा हाउस है जहाँ पे पैसा को किस प्रकार से टैक्स के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, किन-किन स्रोतों से इकट्ठा किया जाएगा और किस प्रकार से उसको लोगों पर खर्च किया जाएगा, चाहे वो उनकी वेलफेयर की बात करें, कोई वीकर सेक्शन है, पिछड़ा वर्ग है, डेवलपमेंट किस प्रकार से की जाए देश के अंदर। तो इस प्रकार से जो एक्टिविटीज़ की जाती है पब्लिक द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा फाइनेंस को मैनेज करने के लिए उनको बोलते हैं इस प्रकार के वर्क को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, ठीक है? तो पब्लिक फाइनेंस मतलब सरकार के द्वारा जो आम लोगों से या जनता से कर के द्वारा, टैक्सेस के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, तो सरकार के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को एक ट्रांसपेरेंट वे में, एक पारदर्शिता के आधार पर और लोगों के वो खर्च किया जाए और जहाँ पे वो खर्च करते हैं, उस खर्च किस प्रकार से किया जाए, वो इस प्रकार से हमारे जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट में। कहने का अर्थ है कि जो पैसा लोगों से द्वारा इकट्ठा किया जाता है, वो कहाँ पे खर्च किया जा रहा है और किस तरीके से खर्च किया जा रहा है, उसको ट्रांसपेरेंट से खर्च तो करना ही है। साथ में हमारा जो सिस्टम है, जो गवर्नेंस सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो अकाउंटेबल है, जवाबदेही है, चाहे वो पार्लियामेंट की बात करें, विधानसभा की बात करें। तो इस प्रकार के फाइनेंस जो पब्लिक का फाइनेंस है, लोगों का, आम जनता का फाइनेंस है, जब सरकार जो 3 लेवल पे सरकार बनाई है, उसको जब खर्च करती है, उसको उसके प्रकार से उसको अर्न करती है, इस पूरी एक्टिविटी को बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। हम आगे बढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस के कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस या अगर आपको पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है, तो आपने लिखना है। तो यहाँ पे हम इस टर्मिनोलॉजी से या कॉन्सेप्ट से ये समझते हैं कि पब्लिक फाइनेंस को किस किस एंगल से समझा जाता है या किस एंगल से इसको प्रयोग में लाया जाता है या इसको इसकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है, इस एंगल से आपने इसको समझना है। तो यहाँ पे पहला मैंने यहाँ पे ये आपने जब भी पेपर में लिखोगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में फॉर्म्स या टाइप्स आपसे पूछा जाएगा, तो आपने इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाना है, बीच में पब्लिक फाइनेंस बनाना है। फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम के थ्रू जो-जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, उस पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है टैक्स कलेक्शन। तो मैंने आपको बोला कि पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक मतलब आम जनता से लिया जाएगा और आम जनता में ही खर्च किया जाएगा और पब्लिक मतलब कौन है? सरकार। सरकार जो 3 लेवल पे हमारे देश के अंदर काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो जब पब्लिक फाइनेंस को लेती है, तो किस प्रकार से लेती है? तो पहला फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा टैक्स कलेक्शन। तो टैक्स कलेक्शन के भी अलग-अलग तरीके हैं, जैसे जनरली डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कहने का अर्थ है कि पहले तो पैसा कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद अलग-अलग फॉर्म्स में, अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग सेक्शन में उसको एक्सपेंडिचर करना है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रांसपोर्ट पे, अलग-अलग तरीके हैं खर्च करने के सरकार के। तो दूसरा फॉर्म मैं मानूँगा यहाँ पर एक्सपेंडिचर। तीसरा यहाँ पे मैंने नेशनल बजट मतलब साल में एक बारी बजट पेश होगा, जिसमें आप ये बताओगे कि हम इस साल में 365 दिन में हमारे देश के अंदर कितनी हमने अर्निंग की, कितनी कमाई की, अब हम कितने अगले साल खर्च करने जाते हैं। तो इसको नेशनल बजट बोलते हैं। अब नेशनल बजट में हम ये बताते हैं कि हमारा बजट डेफिशिएंट है या सरप्लस है। बजट कम हो गया, कई बार जैसे आप अपनी हाउस होल्ड या अपनी इनकम, एक इंडिविजुअल की बात करूँ, अपनी 1 महीने की या साल की इनकम बनाता है कि भाई इस साल मैंने इतनी इनकम की है और या खर्च इतना हो गया। तो जब आपकी इनकम से ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो वो आपका बजट डेफिशिएंट हो गया। कई बार आपका इनकम ज़्यादा हो जाती है और खर्च कम हो जाता है, तब आपका बजट सरप्लस हो गया। तो जब बजट डेफिशिएंट हो जाता है, तो सरकार क्या करती है, नेशनल डेब्ट डेट प्रयोग में लगती है। मतलब अपना जो बोलते हैं कि जो खर्चा ज़्यादा हो गया और अर्निंग कम हो गई, उन दोनों को मैच करने के लिए सरकार जो पैसा बोरो करती है, मतलब उधार लेती है। तो सरकार भी पैसा उधार लेती है अलग-अलग तरीके से। तो ये 4-5 फॉर्म्स दिए हैं पब्लिक फाइनेंस के या एक्टिविटीज़ जो सरकार करती है पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। पॉइंट्स मैंने डायग्राम में बताई वही पॉइंट्स यहाँ पर हैं कि बजट क्या होता है। बजट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट होती है जहाँ पे ये बताया जाता है कि इस साल हमारे फिस्कल ईयर में, इस
पूरे ईयर में कितना हमारी अर्निंग हुई है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। टैक्स कलेक्शन जिसको हिंदी में कर बोलते हैं, हम कर विभिन्न तरीकों से इकट्ठा करते हैं, चाहे टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसमें भी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अलग-अलग टैक्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि इनकम टैक्स, एस्टेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इन सभी टैक्सेस को हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि टैक्स मेनली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जब टैक्स कलेक्ट हो जाता है उसके बाद एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं हम अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग प्रोग्राम पे, सोशल प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड बनानी है, बिजली देनी है। तो ये अलग-अलग तरीके से सरकार इसको खर्च करती है, तो ये फॉर्म है पैसे को खर्च करने का। नेक्स्ट है, जब आप बजट पेश करते हैं तो बजट में मैंने आपको बोला कि 2 तरीके से बजट हो जाती है। तो बजट में या किसी भी देश में फाइनेंस को मैनेज करने के 2 ही तरीके हैं कि अर्निंग और एक्सपेंडिचर। तो अर्निंग अगर आपकी कम है, खर्चा ज़्यादा हो गया तो आपका बजट डेफिसिट हो चुका है, कम हो चुका है। सरप्लस मतलब आपकी अर्निंग ज़्यादा है और खर्चे कम हो गए तो मतलब आपका बजट जो है वो ज़्यादा हो चुका है, तो उसको सरप्लस बोलते हैं। तो ये 2 टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप इंडिविजुअल की बात करें, किसी इंडिविजुअल का अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, एक व्यक्ति की बात करो, एक किसी हाउस होल्ड, किसी घर की बात करो, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका अगर फाइनेंस सिस्टम अच्छा इम्प्रूव या अच्छा तरीके से चलने के लिए आपको डेफिसिट और सरप्लस, इनकम और एक्सपेंडिचर को देखना ज़रूरी होता है, तभी जाके आपका जो सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम, वो सही चल सकता है। इसी प्रकार से देश के अंदर भी टर्मिनोलॉजीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि बजट डेफिसिट है, सरप्लस है, किस प्रकार से एक्सपेंडिचर होना चाहिए और किस प्रकार से अर्निंग बढ़नी चाहिए। डियर स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका यहाँ पे नाम लिखा है कि नेशनल डेट। नेशनल डेट का मतलब होता है कि जब सरकार का बजट या तो डेफिसिट, मोस्टली डेफिसिट हो जाए, कमी आ जाए, तो सरकार उस कमी को, जो अर्निंग और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है, उसको दूर करने के लिए सरकार जो है पैसा बोरो करती है, मतलब पैसा उधार लेती है। वो किसी बैंक से ले सकती है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ले सकती है, तो ताकि जो हमारा खर्च है और जो बोल सकते हैं कि जो अर्निंग है वो मैच हो सके। तो ये 4 वर्ड फॉर्म है पब्लिक फाइनेंस में जुड़ी होती है। अब हम बढ़ते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इस टर्मिनोलॉजी में आप समझी होंगे, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। फाइनेंस मतलब मनी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पदों पर लोगों को रखा जाता है और वो अलग-अलग पदों पे लोग अलग-अलग काम करते हैं। जैसे अकाउंट का काम करेगा, कोई डाटा इकट्ठा करेगा, कोई पैसे को इकट्ठा करेगा, कोई ये रिकॉर्ड रखेगा कि पैसा कहाँ खर्च होगा। तो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन जो महत्वपूर्ण रूप से स्पेशली जो काम करेगा कि फाइनेंस को किस प्रकार से देश के अंदर मैनेज किया जाएगा, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो हमारे देश की अगर बात करें तो अलग-अलग डिपार्टमेंट हमारे देश के अंदर बने हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, प्राइमरी हेल्थ सेल डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, अलग-अलग डिपार्टमेंट, ग्राम पंचायत, अलग-अलग डिपार्टमेंट बने हैं और हर डिपार्टमेंट में एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसा कर्मचारी रखे गए होते हैं जो सिर्फ फाइनेंस को मैनेज करने के लिए मेनली मैनेज करते हैं। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो प्रशासन जो फाइनेंस पे मेनली फोकस करता है। तो ये तो होगी अलग-अलग विभागों की बात जहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट किया जाता है ताकि वो फाइनेंशियल से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जो है उनको आगे चलाए, उनको जो फाइनेंस किस प्रकार से सही प्रकार से ट्रांसपेरेंट वे में खर्च किया जाए या ट्रांसपेरेंट वे में उसकी अर्निंग हो। लेकिन अगर नेशनल लेवल की बात करें या कोर एजेंसी या मेनली एक सोल एजेंसी जो काम करती है पूरे देश की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, वो है हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका करंट जो है मिनिस्टर जो है वो निर्मला सीतारमन है। ये एक फाइनेंस मिनिस्ट्री एक पूरे देश की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन है जो पूरा देश का बजट को तैयार करती है कि हमारे देश के अंदर कितनी अर्निंग हो रही है, कितनी एक्सपेंडिचर होगा, किस विभाग में कितना पैसा जाएगा और किस प्रकार से वो खर्च होगा, ये सारा जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे। और किसी विभाग की अगर पर्टिकुलर बात करते हैं, किसी विभाग एजुकेशन और हेल्थ हो, जब वहाँ पे कोई एक स्टाफ रखा जाता है उस फाइनेंस एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ का फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। अब हम यहाँ बात करते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसा खास विभाग है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करता है। तो अब हम नेचर की बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या नेचर, उसकी प्रकृति क्या होगी, या क्या क्या मेनली काम करते हैं। तो पहला तो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है कि किसी भी विभाग का
चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, वहाँ पे जो सिस्टम है, जो लोग हैं, जो अथॉरिटी है, उनको ये देखना है कि हमारी साल की अर्निंग होनी चाहिए और ये इतना एक्सपेंड हो, मतलब एक्सपेंडिचर जो है ना वो अर्निंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो वो क्या करते हैं, इनकम को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इनकम मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर को दोनों को एडजस्ट करना है, ताकि अगर दोनों में अगर डिफरेंसेस ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपका बजट डेफिशिएट हो जाएगा। जब बजट डेफिशिएट हो जाएगा तो आपको पैसा कहीं और से बोरो करना पड़ेगा। तो पहला नेचर है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे किसी व्यक्ति की बात करूँ या फैमिली की इनकम की बात करूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँ, तो वहाँ पे अप्रोच यही रहती है कि फाइनेंस जो इनकम और एक्सपेंडिचर को हमने एडजस्ट करना है, बराबर रखना है। नेक्स्ट, अब इनकम और एक्सपेंडिचर को आप कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे बैलेंस करोगे? जब आप देखोगे कि आपका एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, क्या आपका एक्सपेंडिचर जितना अर्निंग उतनी हो इतना उतना ही है या उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो एक्सपेंडिचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा कुछ पॉपुलर कंट्रोल, सरकार के कुछ ऐसे विशेष कंट्रोल हो सकते हैं, जो एक स्टेट में यूज़ किया जा सकता है या नेशनल लेवल पे यूज़ किया जा सकता है, कि हमने ये कंट्रोल रखने हैं, इस प्रकार से हम अपना फाइनेंशियल जो सिस्टम है, वो सही प्रकार से चल सकते हैं। तो फाइनेंशियल कंट्रोल का कोई मैं एग्जांपल यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, कि ये बता रहा हूँ कि साधारण भाषा में कोई स्टेट अपने हिसाब से उसकी फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से वो कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि कई स्टेटों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कर्मचारियों को मतलब बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, या 4-5 सालों तक कम तनख्वाह पे रखा जाता है, या आउटसोर्सिंग का जो तरीका है, या बोल सकते हैं कि शुरुआती तौर पे किसी भी विभाग में ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है, कि पहले थोड़ा-थोड़ा करके पैसा दिया, तो अलग तरीके से अलग स्टेट में फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, वो एक पॉपुलर कंट्रोल उस स्टेट का हो सकता है। नेक्स्ट है इक्वलाइजिंग रोल, जो मैं मानता हूँ। इक्वलाइजिंग रोल का मतलब है कि बजट जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उसको बराबर पे रखना है। दोनों में डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंसेस आ रहा है तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फेल हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे इलास्टिक रिसोर्सेज का यहाँ पे मैं मतलब आपको बताऊँ, जो मीनिंग बताऊँगा, वो है कि इलास्टिक रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो आपको बार-बार आपको इनकम जनरेट करे, या लॉन्ग टाइम के लिए इनकम जनरेट करे। इस प्रकार के हमें रिसोर्सेज को रखना है। सपोज़ करते हैं कि आपने कहीं पे कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं, जैसे कोयला से, फलाना से, तो वो बोल सकते हैं कि तेल से शॉर्ट टर्म के हो। लेकिन इसके अलावा अगर सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा जनरेट करके दे सकती है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इलास्टिक रिसोर्स या जो लंबे समय तक आपको पैसा प्रोड्यूस करते रहे, ऐसे रिसोर्सेज को आपने यूटिलाइजेशन में लाना। नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब एक रिसोर्स जहां पे उसको बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है किसी स्टेट में, उसको दूसरे स्टेट में ले जाओ जहाँ पे नहीं है, ताकि उस स्टेट में अगर वो रिसोर्स पहुँच जाता है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो इस प्रकार से रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना उसके नीड के हिसाब से, तो इसको रिसोर्स मोबिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कोरेसिव पावर्स। कोरेसिव पावर्स मतलब जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। कई स्थिति देश के अंदर ऐसे, जैसे आपने देखा कोविड के टाइम में हर कर्मचारी या से ये कोरेसिव मतलब जो आप बोल सकते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा, कंपल्सिव। कुछ कई बार ऐसी चीज़ों को भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ सकता है जब देश के अंदर स्थिति, फाइनेंस की स्थिति खराब हो जाए। तो ये ऐसी पावर्स होती है, सरकार के पास होती है, फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। तो इस प्रकार के पावर को जब यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को चलने के लिए, तो इसको बोलते हैं कोरेसिव पावर। नेक्स्ट है टेंडेंसी टुवर्ड्स डेफिशिएंट्स। तो आपने याद रखना, जैसे कि आप इंडिविजुअल लाइफ की बात करें, उसकी फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, तो हमेशा सिस्टम, चाहे जितनी लेवल की आपकी इनकम हो ना, कोई बोलता है कि मैं 10,000 कमाता हूँ, फिर उसके बाद 20, 30, 40, तो हमेशा जितनी इनकम बढ़ती जाती है तो अप्रोच क्या होती है, जो खर्च करने के लिए ज़्यादा होती है। कह सकते हैं कि बजट डेफिसिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको अर्निंग और जो एक्सपेंडिचर, उन दोनों को मैनेज करना ज़रूरी है, उनको दोनों को लुक आफ्टर करना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एक वो रहता है, एक बोल सकते हैं कि एक नेचर है कि वो टुवर्ड्स डेफिसिट की ओर जाने की अप्रोच में रहता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कोशिश करना है कि अर्निंग और जो एक्सपेंडिचर वो दोनों बराबर रहे, डेफिसिट ना जाए। लेकिन टुवर्ड्स बोल सकते हैं कि डेफिसिट की ओर इसका टेंडेंसी हमेशा रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड पब्लिक सर्विसेज। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक फाइनेंस, लोगों के सार्वजनिक पैसा जो लोगों द्वारा लिया जाता है, तो उसका मेनली डायरेक्शन क्या होना है, एक्सपेंडिचर का डायरेक्शन क्या होना है, जो पब्लिक पे खर्च करना है। ऐसा नहीं कि कोई आपने टैक्स के अलग-अलग टैक्स से पैसा इकट्ठा किया और अलग-अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंडिविजुअल को उसको दे दिया। नहीं, अगर आप टैक्स की बात करते हैं, पब्लिक टैक्स की बात करते हैं, जो लोगों सरकार लेती है, तो वो टैक्स लेने का अर्थ है कि लोगों के लिए खर्च हो, लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सर्विसेज क्रिएट की जाए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल है कि पार्टिसिपेटरी का मतलब है कि सभी लोगों की पार्टिसिपेशन,
जो जनता है आज के टाइम में आपने देखो कि पार्टिसिपेशन जो रोल कैसे बढ़ चुका है, जैसे आपने देखा होगा कि पंचायत में या ग्रास रूट लेवल या लोकल गवर्नमेंट में क्या किया जा रहा है, सरकार ने लोकल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी कि आप अपना बजट प्लान खुद बताइए। आप ये बताइए कि आपको क्या ज़रूरत है, उस प्रकार से बजट को एलोकेट किया जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टिसिपेशन रोल भी बोल सकते हैं कि रोल ऑफ लोकल पीपल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सारे नेचर है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक सही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा किसी भी देश का, किसी स्टेट का, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो ज़रूर में उसकी प्रकृति में रहेगी। अब हम बात करते हैं स्कोप्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप्स मतलब क्या-क्या फ़ील्ड है, क्या-क्या क्षेत्र हैं, क्या-क्या उसके दायरे हैं जहाँ-जहाँ पर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा जा सकता है या लोग वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जिस प्रकार से एक इंडिविजुअल अपने साल भर की, महीने की, हफ्ते की फाइनेंस कितनी उसकी अर्निंग हो रही है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, उसके लिए वो प्लान करता है। वो बताता है कि इतना-इतना खर्चा होगा, इस प्रकार से खर्चा होगा, इन-इन चीज़ों पे मैं खर्चा करूँगा। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार के पूरे देश में, पूरे किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में फाइनेंस मतलब अर्निंग और एक्सपेंडिचर का प्लानिंग आपको करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसका स्कोप है बजटिंग। बजटिंग मतलब अर्निंग और एक्सपेंडिचर। किस प्रकार से आप अर्निंग करोगे, किस प्रकार से उसको खर्च करोगे। तो ये हमेशा देखो बजटिंग होनी, बजटिंग मतलब जैसे देश की पूरी देश की बजटिंग तो पूरे साल के बाद ही होती है, क्योंकि हर महीने या हर हफ्ते तो नहीं हो सकती। लेकिन एक फैमिली या इंडिविजुअल की बात करें तो वो बजटिंग मतलब आपने जब अर्निंग और एक्सपेंडिचर को हमेशा कंपेयर करना है, उसको तोलना है, मापना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका बजट जो है, आपका जो अर्निंग और एक्सपेंडिचर सही प्रकार से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देश के अंदर बजटिंग होती है, पूरे साल के बाद देखा जाता है कि अर्निंग कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है। इसी प्रकार इंडिविजुअल अपने डेली रूटीन में भी कर सकता है, डे बाय डे कर सकता है, हफ्ते में कर सकता है, महीने में कर सकता है। लेकिन अगर देश की बात करो, देश में इस साल में ही पॉसिबल है, क्योंकि बार-बार बजटिंग या बार-बार बजट पेश नहीं किया जाता, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस होता है, रिजिड प्रोसेस है, उसको करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। तो बजटिंग होना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद। नेक्स्ट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब जहाँ पर अगर कोई रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहा है, उसको दूसरी जगह पे उसको हमने मोबिलाइज़ करना है, उसको चैनलाइज़ करना है, ताकि वहाँ पे उसका यूटिलाइज़ेशन हो सके। क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत है अगर वहाँ यूटिलाइज़ होगा तो वो क्या होगा, वो उसको उससे इनकम बढ़ गई। लेकिन अगर वो रिसोर्स एक ही जगह पे जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे सड़ सकता है, उसकी वैल्यू खराब हो सकती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जिस प्रकार से एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट करता है, एक फैमिली इन्वेस्टमेंट करती है, उसके बाद देश भी होता है, जो कंट्री है या स्टेट है, वो अलग-अलग इन्वेस्टमेंट करती है कि ये इन्वेस्टमेंट हम करेंगे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 1 साल के बाद इतना इसका रिटर्न आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी कौन कहाँ पे लिया जाता है या कौन लेता है, वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर कंट्रोल। तो मैंने आपको बोला कि फाइनेंशियल या बजटिंग का एक नेचर है, उसकी टेंडेंसी है कि हमेशा वो डेफिसिट की ओर जाता है। तो बजट पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, खर्चे पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल जब तक नहीं होगा, तो तब तक क्या होगा कि आपका जो बजट है वो डेफिसिट रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कि अकाउंटिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, ऑडिटिंग करनी है। लेखा-जोखा करना बहुत ज़रूरी है, कितना खर्च हुआ उसका रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग के लिए एक बहुत बड़ी टीम है देश के अंदर, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में काम करती है। तो ये 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप के बारे में, इन सभी स्कोप्स, इन सभी दायरों के अंदर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सकता है। वैसे स्कोप की बात करें तो स्कोप तो अनलिमिटेड होते हैं, जैसे-जैसे टाइम बीतता है, लोग आगे बढ़ते हैं, नई-नई चीज़ आती है, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नई-नई चीज़ों की ज़रूरत होती है, वैसे-वैसे स्कोप्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ मैंने खास स्पेसिफिक स्कोप्स है वो यहाँ पर दिए हैं आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल्स सिद्धांत बोले या महत्व क्या-क्या हो सकते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करना क्यों ज़रूरी है? क्यों इम्पोर्टेंट है और किन-किन सिद्धांतों के हिसाब से हमें चलना चाहिए ताकि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही रहे? और देखिए जिस प्रकार से एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में सिद्धांत बताता है कि हाँ, मैं मेरे 1 महीने के खर्चे ये होने चाहिए और ये इन चीज़ों में मैं खर्च करूँगा, किसी फैमिली का सिद्धांत होता है। इसी प्रकार से किसी देश के भी सिद्धांत होते हैं, अलग-अलग सिद्धांत हो सकते हैं और कुछ जेनेरिक सिद्धांत हैं जो हर देश में यूटिलाइज़ किए जाते हैं। और इन सभी सिद्धांतों को जब हम यूटिलाइज़ करते हैं, इनको प्रयोग में लाते हैं, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उस देश का साउंड हो सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट या प्रिंसिपल्स जिन जैसा आपको पूछा जाए, तो इन पॉइंट्स को आपने लिखना है एग्ज़ाम में। पहला पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे, टू अचीव द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंट्री। तो कहने का अर्थ है कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जब आपने बनाना है या उसको साउंड बनाना है,
तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपने इसलिए समझना है कि उस देश का ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने देखा होगा कि हर देश की इकोनॉमी कुछ किसी का कैपिटलिस्ट होती है, किसी का सोशलिस्ट होती है। तो किस प्रकार से देश का ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है। कई बार आपने देखा होगा कि कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज़ है वो वही सर्विसेज़ देंगे जहाँ पे उनको फ़ायदा होगा, गेन होगा। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या अंडर डेवलप है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम उन लोगों का ज़्यादा नहीं होता। लेकिन वो वहाँ पे इस प्रकार की सर्विसेज़ भी चलाते हैं जो घाटे में देके भी वो देते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिद्धांत होना चाहिए, इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपने पहले ऑब्जेक्टिव देखना है कि देश जो हम सर्विसेज़ दे रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्या टारगेट है, वो किस प्रकार से देश के अंदर मतलब वेलफेयर लाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है टू जनरेट एडिकेट रिसोर्सेज ऑफ इनकम। तो प्रिंसिपल भी होना चाहिए हर स्टेट का, देश का, इंडिविजुअल का, किसी हाउस होल्ड का ये एक सिद्धांत रहना चाहिए कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन उसका इंक्रीज या साउंड होता जाना चाहिए। उसको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से इनकम है वो हमेशा आगे बढ़ती रहे। तीसरा प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने लिखा टू मेक अप्रोप्रिएट एक्सपेंस ऑफ पब्लिक फंड। तो पब्लिक फंड यहाँ मतलब देश के फंड की बात करें, पब्लिक टैक्स की बात करें, जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो पैसा जो खर्च किया जाना चाहिए, प्रिंसिपल रहना चाहिए कि पैसा जो है वो सही प्रकार से एडिक्वेट अप्रोप्रिएट वे पे खर्च होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देश का पैसा है, किसी इंडिविजुअल का तो होता नहीं है ये, पूरे देश से अलग-अलग लोगों से अलग-अलग प्रकार से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, तो जब सरकार जो बनती है, जो लोगों द्वारा बनाई जाती है, तो उसको ये ध्यान में रखना होगा कि वो पैसा सही प्रकार से खर्च हो, पब्लिक। नेक्स्ट इसके अलावा है टू टेक केयर वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। तो देश के अंदर मैंने आपको बोला कि कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, सोशलिस्ट कंट्री होती है। देश के अंदर कई कई चीज़ें बहुत महँगे दामों पे बेची जाती है या वो सर्विस दी जाती है जो जहाँ पे उनको फ़ायदा मिले। लेकिन देश के अंदर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज़ भी दी जाती है जो वीकर सेक्शन के लिए खासली बनाई जाती है। देखा गया है कि आपने होगा कि रिज़र्वेशन ऑफ सीट्स होती है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब राशन कार्ड के द्वारा कम दामों पर आपको पैसा मिलना, आपको स्कॉलरशिप मिलना। यहाँ पे सरकार जो है घाटे में कम दामों पे भी सब्सिडी पे आपको हेल्प देती है ताकि जो वीकर सेक्शन है वो ऊपर उठ सके। नेक्स्ट है टू मेक ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक फंड। तो ये पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी पैसा जिस प्रकार से दिया जाए ट्रांसपेरेंट वे में दिया जाए। सपोज कि अगर पैसा किसी के पास जा रहा है तो उसके अकाउंट में जाए, उसकी कोई स्लिप हो, तो ऐसा काम होना जरूरी है क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो पब्लिक फंड का सही प्रयोग नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है या प्रिंसिपल है वो है टू मेक ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो ऑडिट लेखा जोखा पैसे का होना जरूरी है, खातों का चेक होना जरूरी है। जब तक लेखा जोखा नहीं होगा, पैसे का रिकॉर्ड नहीं होगा, तब तक हम कैसे बोलेंगे कि जो पब्लिक फाइनेंस का जो प्रयोग है वो ट्रांसपेरेंसी और सही वे में यूज हुआ है। नेक्स्ट है टू फाइंड फाइनेंशियल डेफिशिएंसी इन पब्लिक प्रोग्राम। तो हर बारी देखो कोई भी जब पॉलिसी प्रोग्राम बनता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100% वो सही है, उसमें बहुत सारी खामियां होती है, बहुत सारी त्रुटियां होती है। तो उन सभी डेफिशिएंसीज को हमने फाइंड आउट करना है हर बारी। एक बार उसको जैसे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, उसको लोगों पर लागू किया तो उसमें कुछ कमी होगी तो उस कमी को हमने ढूंढना है, उस डेफिशिएंसी को ढूंढ कर अगली बार इम्प्रोवाइज करके उसको दोबारा लागू करना है। नेक्स्ट है टू गिव एडिकेट रेम्यूनरेशन फॉर सर्विस प्रोवाइडर। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट में रखते हो, उनको नौकरी पे रखते हो, तो जो आपको सर्विस देगा उसको एडुकेट एक बराबर या जितना मिनिमम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, वो जरूरी है जो उसकी सर्विस देने के लिए। नहीं तो सही प्रकार की सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है टू मेक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो आज से 10 या 15 साल पहले की बात करें तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ओल्ड था या मैनुअल था। जैसे बैंक में जाके ही आप पैसा जमा करवा सकते थे, वहाँ यहाँ से विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में आपने देखा होगा कि फिर धीरे-धीरे टाइम बीतता गया, फिर एटीएम मशीन आई, एटीएम मशीन से ही आप पैसा निकालने लगे, वहीं डिपॉज़िट करने लगे। लेकिन आज के टाइम में आपने देखा होगा कि आप फ़ोन से, ऐप से पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रयोग होती जा रही है और समय जैसे-जैसे बीतता जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी आती जाती है, वैसे ही हमें न्यू टेक्नोलॉजी को फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है टू मेक हेल्थी सेंटर और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप। तो देश के अंदर देखो मैंने बोला कि हमारे देश के अंदर फेडरलिज्म है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन है। सेंटर कुछ के पास कुछ पावर है जो पैसा इकट्ठा करती है, स्टेट के पास कुछ पावर है जहाँ से वो पैसा इकट्ठा करती है, कई जगहों पे दोनों मिलकर पैसा इकट्ठा करती है।
तो कहने का अर्थ है कि देश के अंदर अगर साउंड सिस्टम है फाइनेंस का बनने के लिए, हमें सेंटर और स्टेट का जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप, कहने का अर्थ है कि अगर कोई स्टेट ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके सेंटर को दे रही है, तो इस प्रकार से उसको उस परसेंटेज से पैसा भी मिलना चाहिए, ताकि या किसी स्टेट की जो आर्थिक दृष्टि सही नहीं है, तो सेंटर को वहाँ पे हेल्प भी करना चाहिए। तो दोनों के बीच में एक अच्छा साउंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट एज़ अ प्रिंसिपल्स और एज़ इम्पोर्टेंस आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है फिस्कल फेडरलिज्म, जिसको बोलते हैं राजकोषीय संघवाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघवाद। संघवाद टर्मिनोलॉजी आपने पहले पढ़ी होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब हम थ्योरी को शुरू करते हैं तो वहाँ पे संघवाद हमें बताया गया है। तो संघवाद को ब्रीफ में मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जिसको फेडरलिज्म इंग्लिश में बोलते हैं। हमारे देश में अंदर आपने देखा होगा कि 2 प्रकार की सरकारें बनती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है जब सेंटर और स्टेट कुछ पावर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट की लिस्ट है, 3 प्रकार की लिस्ट है, ठीक है? जैसे यूनियन लिस्ट, मतलब जो केंद्र सरकार के बाद में कुछ विषय होंगे, सो उन पे कानून वही बना सकता है। फिर स्टेट लिस्ट, स्टेट मतलब जो स्टेट राज्य के पास कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे कानून वही बना सकता है। फिर कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करते हैं। तो इस प्रकार की पावर के डिवीजन हो किसी देश के गवर्नेंस में, शासन की प्रणाली में, तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। तो अब हम बात कर रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल का मतलब होता है मनी, फाइनेंस या पैसा, ठीक है? तो अब यही बात यहाँ पे आती है कि जिस प्रकार से हमने पावर, अलग-अलग पावर की डिवीजन की है, क्या हमारे देश के अंदर भी फिस्कल या पैसे की भी फेडरलिज्म है? क्या पैसा, सेंटर और स्टेट के अलग-अलग अधिकार है या अलग-अलग पावर्स दी गई है कि सेंटर ये वाले पैसे तरीके से पैसा रिसोर्स से पैसे इकट्ठा कर सकता है, या स्टेट इस प्रकार से करता है, लोकल गवर्नमेंट इस प्रकार से किया जाता है? तो हाँ, इसका आंसर है कि हाँ, हमारे देश के अंदर भी फिस्कल फेडरलिज्म है। पैसे के लिए अलग-अलग पावर्स है, अलग-अलग डिवीजन है। कुछ सेंटर को दी गई है, कुछ स्टेट को दी है, कुछ लोकल गवर्नमेंट को दी गई है। कुछ पावर्स जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके करते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को, इसको बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। तो यहाँ पे इस पूरे लाइन में मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमवर्क थे, उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया बनाया है। यूनाइटेड इंडिया मतलब जो कंट्रोल जो है सेंटर के पास रखा है, लेकिन स्टेट को भी कुछ पावर्स दी है। तो इसको बोल सकते हैं कि हम हमारे पूरे देश के अंदर एक यूनिटी, फिस्कल फेडरलिज्म या फिस्कल सिस्टम में साउंड बनने के लिए एक यूनिटी प्रदान की है बाय फिस्कल फेडरलिज्म। तो अब हम आगे बात करते हैं सीधे डायरेक्टली, कि मैंने आपको ये बता दिया कि फिस्कल फेडरलिज्म मतलब जब पैसे का जो पावर और सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवीजन होती है, दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म। तो फिजिकल फेडरलिज्म होना क्यों ज़रूरी है? थोड़ा इस पे हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल फेडरलिज्म मीन्स, फेडरलिज्म मतलब अगर कोई स्टेट है, वो ज़्यादा जनरेट कर रही इनकम, वो सेंटर को दे रही है, तो सेंटर को भी कुछ हद तक उसको भी पावर होनी चाहिए कि वहाँ का पैसा, अगर सपोज़ कोई एक स्टेट है वो 1000 करोड़ इकट्ठा करके सेंटर को दे रही है, तो कुछ परसेंट तो उसको जाएगा। उसके बाद कुछ परसेंट जो स्टेट कम कमा पा रही है किसी कारण, तो सेंटर के पास ये पावर होनी चाहिए कि उस पैसे को वहाँ भी यूटिलाइज़ किया जाए। तो इसके लिए हम हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर ये फिजिकल फेडरलिज्म होना ज़रूरी है। सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर या का डिवीज़न होना ज़रूरी है फाइनेंस के ऊपर, ताकि उस पैसे का सही प्रकार से या सही लोगों तक प्रयोग किया जा सके। अब यहाँ फिजिकल फेडरलिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल फेडरलिज्म का पहला पॉइंट मैंने लिखा, रेवेन्यू शेयर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो फिजिकल फेडरलिज्म में हमने बोला कि कोई स्टेट है जो अधिक कमा रहा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन अगर सपोज करके हर स्टेट ने 100% या 100 करोड़ सेंटर को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स देना है, तो जो स्टेट ज्यादा दे रहा है, या कोई 80 दे रहा है, कोई 60 दे रहा है, कोई 90 दे रहा है, जिसकी कंट्रीब्यूशन जितनी है उस प्रकार से उसका पैसा उतना उसको उस स्टेट में वापस जाना चाहिए, फिजिकल फेडरलिज्म के अनुसार, इसके प्रिंसिपल के साथ, ठीक है? अब सपोज कर देंगे कोई स्टेट है, उसका जो इनकम है वो उतनी नहीं है, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की नीड ज़रूरी ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में भी वहाँ पे पैसा ज़्यादा दिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी को भूखा या किसी को विदाउट शेल्टर या बिना घर के हम नहीं रख सकते, बिना दवाई, बिना एजुकेशन के नहीं रख सकते। अगर उस स्टेट की, अगर बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम साउंड नहीं है,
तो वहाँ पे भी हमें सेंटर को ये करना होगा कि अगर उस स्टेट की जो वित्तीय जो स्थिति सही नहीं है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा शेयर उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि उसका जो कंट्रीब्यूशन इतना ही है, तो हम उतना ही देंगे। नहीं, वहाँ पे हम पैसा ज़्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन या वहाँ की नीड के हिसाब से। तो ये एक प्रिंसिपल रखना चाहिए फिस्कल फेडरलिज्म में। नेक्स्ट है रेवेन्यू शेयर ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द स्टेट। तो पहला मैंने बोला कि जब भी सेंट्रल स्टेट में जो पावर ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म या पावर फाइनेंशियल की जो डिवीजन होता है, वहाँ पॉपुलेशन को देखा जाता है। फिर उस स्टेट की नीड क्या-क्या है। सपोज करते हैं कि पॉपुलेशन तो कम ही है, लेकिन ना ही वहाँ पे रोड बनी है, ना ही वहाँ पे बिजली है, ना ही वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम अब तक बन पाया है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो है पैसा का ज़्यादा शेयर देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है मोर सेंट्रल कंट्रोल ऑन फाइनेंस फॉर इमरजेंसी। तो जैसे हमारे देश के अंदर मैं बोला फिस्कल फेडरलिज्म है, कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ स्टेट के पास है, लेकिन सेंटर के पास कुछ थोड़ा सा पावर ज्यादा है, ताकि वो बाकी स्टेटों में यूनिटी बना सके। तो कई बार देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ सकती है, जैसे कोविड के टाइम में हुई कि अर्निंग बिल्कुल बंद हो गई। तो ऐसी स्थिति में कई जगहों पे फाइनेंशियल इमरजेंसी तो हमारे देश में नहीं लगी, लेकिन बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉय सेक्टर थे या कहीं से आपने पैसा जानबूझ के आपने वहाँ पे उनसे कलेक्ट किया, ताकि जो हमारे उस टाइम का फाइनेंशियल सिस्टम वो रेगुलेट हो सके। तो कंट्रोल होता है, जो मेन कंट्रोल जो फाइनेंस पे, वो सेंटर को दिया जाता है और साथ में स्टेट को दिया जाता है। नेक्स्ट है रेवेन्यू जनरेशन है एक्सपेंडिचर पावर इन द हैंड्स ऑफ स्टेट। तो मेनली कंट्रोल, अगर एक्टिव कंट्रोल बोले तो हमारे देश के अंदर सेंटर के पास होता है फाइनेंस के ऊपर, लेकिन अगर रेवेन्यू जनरेट, पैसा को किस प्रकार से जनरेट करना है, उसको किस प्रकार से बाद में जनरेट करने के बाद फिर क्योंकि दोबारा वो स्टेट के पास चला जाता है, और किस प्रकार से उसको खर्च किया जाता है, इसकी पावर स्टेट के पास ज्यादा रहती है। तो ये 4-5 प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फिस्कल फेडरलिज्म जो हमारे देश के अंदर चल रहा है, जो राज्य कोष या संघवाद हमारे देश में वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेंटर और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन को लेकर। तो सेंटर स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशन की हम बात करें तो संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंटर और स्टेट का फाइनेंशियल रिलेशनशिप कैसा होगा, वो उसके बारे में जो बताया गया है आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक। तो पहला आर्टिकल देखिए यहाँ क्या बोलता है, बोलता टैक्स लेविड बाय सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। कहने का अर्थ है कि ये टैक्स जो इसको इकट्ठा कौन करता है, सेंटर। इसका अधिकार सेंटर के पास है इस कर के इकट्ठा करवाने के, लेकिन इसको कलेक्ट कौन करता है, कलेक्ट करता है स्टेट। अधिकार मतलब लेने का अधिकार है सेंटर के पास, लेकिन उसको कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट के द्वारा किया जाता है। इसको दिया गया आर्टिकल 268। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जिसको स्टेट कलेक्ट करके सेंटर को देता। पहला रिलेशनशिप आपने याद रखना है, आर्टिकल 268। सेकंड आर्टिकल, टैक्सेस levied and collected by center but assigned to the states। तो आर्टिकल 269 बोलता है कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो सेंटर के पास ही अधिकार है उनको कलेक्ट करने के, और कलेक्ट करने के बाद वो असाइन कर देता है, मतलब उनको किसको दे देता है, राज्य को उसको सौंप देता है। तीसरा टैक्स की बात कर रहे हैं, लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स और जो बहुत सारी जो व्यापार या जो माल या सेवा जो हम वो करते हैं, जिनका कॉमर्स करते हैं या बेचते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जब उस पर कोई टैक्स लिया जाता है, या इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जब कोई कॉमर्स और कोई व्यापार होता है, तो उस पर भी टैक्स लगता है, जिसको आर्टिकल 269 ए पे रखा जाता है, और इस पे भी टैक्स इकट्ठा किया जाता। तो इसको कहाँ पे मेंशन किया गया है, आर्टिकल 269 ए में, जहां पे ये बताया गया कि इंटर स्टेट में जब कोई गुड्स और सर्विसेज का टैक्स जब होती है, मूव होती है, तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट है डी, टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 270। अब वो टैक्स जो कलेक्ट और उसको कलेक्ट करने का अधिकार भी सेंटर के पास होते हैं, लेकिन बाद में इन टैक्स को सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसका प्रोपोर्शन क्या होता है या कितने प्रतिशत इसको बांटा जाता है, लेकिन ये टैक्स वो टैक्स है जो सेंटर के पास ही अधिकार है और वही कलेक्ट करता है, लेकिन बाद में इसको दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर पर्पज ऑफ सेंटर, आर्टिकल 271। इसको साधारण भाषा में समझेंगे, कुछ टैक्सेस लगाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा, सेंटर के द्वारा, लेकिन इन टैक्सेस के ऊपर कुछ सरचार्ज या एक्स्ट्रा या एडिशनल टैक्स लग सकता है, ताकि जो सेंटर की कुछ नीड्स हैं या उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए करने के लिए। तो इनको बोलते हैं सरचार्ज टैक्सेस। नेक्स्ट एफ में हम बताएंगे
टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट एंड रिटेन बाय द स्टेट। अब ये टैक्सेस होते हैं, ये वो टैक्स हैं जो सेंटर से ही स्टेट द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, उनके पास ही अधिकार होता है और इस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद वो अपने पास ही रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है जी, अब जो स्टेट है कुछ उनको ग्रांट्स मिलती है, ठीक है, कुछ उनको अनुदान, कुछ सहायता मिलती है, तो वो जो स्टेट है उसके बोल सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम सही ना हो, उसका अर्निंग सही नहीं हो, उसकी पॉपुलेशन सही हो, उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ चीज़ों में अगर वो पिछड़ापन हो, ऐसी स्थिति में सेंटर उसको पैसा दे सकती है और ये आर्टिकल 275 से 282 पर इसको बताया गया। तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया कि किस प्रकार से फाइनेंशियल रिलेशनशिप होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब हम आगे बढ़ते हैं फाइनेंस कमीशन की ओर। फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं वित्त आयोग, इसको आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा, तो इस यहाँ पे आपकी बोल सकते हैं रिवीजन हो रही है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जब आपको लंबा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है इसको। तो इसमें आपने बताना है कि आर्टिकल 280 द्वारा ये बताया गया है कि देश के अंदर एक फाइनेंस कमीशन होगा जिसको कंस्टिट्यूट या कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाएगा और हर 5 साल के बाद या 5 साल होने से पहले ही फाइनेंस कमीशन बनाया जा सकता है या बनाना चाहिए। दूसरी पॉइंट इसमें आपने पढ़ना है कि इसके पास क्वाशी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक बोल सकते हैं कि इसके पास अधिकार होते हैं। मतलब कुछ ऐसे, देखो हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी पावर किसके पास है, हमारे पास जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट उनके पास है। लेकिन कुछ यहाँ पर अगर फाइनेंशियल कमीशन की बात करें, खासकर वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर इसके पास कोई केस आता है तो वहाँ पर ये अपना जो है, अपना बोल सकते हैं अपना रिजल्ट, अपना वर्डिक्ट, वो न्याय जो घोषणा वो कर सकती है। तो इस प्रकार से इसको एक पावर दी गई है, क्वाशी या अर्ध न्यायिक पावर भी हम बोलते हैं इसको। तो अब हम आगे बात करते हैं फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ, 1951 में। और कई बार आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और इसका जो चेयरमैन था, बोल सकते हैं कि पहला फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन था उसका नाम था केसी नेउली। तो आज़ादी के बाद से लेकर या 1951 से अब तक जो फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं, हर साल 5 साल के बाद बनते हैं, तो ये 15th फाइनेंस कमीशन है जो 2017 से लेकर 2022 मतलब इस साल तक ये चलेगा। इसके बाद नया फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। और जो करंट चेयरमैन है, जो अध्यक्ष है फाइनेंस कमीशन को, है एन.के. सिंह। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन या स्ट्रक्चर, फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन या स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन में क्या होगा, एक चेयरमैन होगा और 4 दूसरे मेंबर होंगे, मतलब एक अध्यक्ष और उसके साथ अन्य 4 सदस्य, जिनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये पॉइंट को आपने याद रखना है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन को, उसको कौन अपॉइंट करता है, तो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब बोलते दे होल्ड ऑफिस एज अ पीरियड स्पेसिफाई द प्रेसिडेंट। तो ये तब तक वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं या इनको तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक प्रेसिडेंट नहीं निकाले। तो प्रेसिडेंट के इच्छा के अनुसार ही बोल सकते 5 वर्ष तक तो बनते रहते हैं, इसके बाद रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। जिस प्रकार से आपने यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने मेंबर या चेयरमैन में आपने देखा होगा कि उनको रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है एक्सेप्ट कुछ केसेस को देख के। तो यहाँ पर अब बात करें तो यहाँ पे इनकी रीअपॉइंटमेंट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर इन फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। तो एफसी का मतलब है फाइनेंस कमीशन। तो वित्त आयोग का एक अधिनियम है 1951 का, तो जहाँ पे ये बताया गया है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट को पावर दी गई कि जो मेंबर है या चेयरमैन है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ताकि वो उस फाइनेंस कमीशन के मेंबर या चेयरमैन बन सके। अब जो चेयरमैन बनता है वो उस इंसान को, उस व्यक्ति को बनाया जाता है जिसको पब्लिक अफेयर का, जो सार्वजनिक जो कार्य है उनका एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और इसके अलावा जो 4 अन्य जो सदस्य होते हैं वो उनको कहाँ से सिलेक्ट किया जाता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो इस प्रकार से। पहला, ए जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। कहने करते हैं जो अन्य 4 मेंबर है, पहला मेंबर वो हो सकता है या तो जज हो या उसके बाद जज बनने की क्वालिफिकेशन हो, तो उसको इसका मेंबर बनाया जा सकता है। दूसरा, ए पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक दूसरा व्यक्ति जो सिलेक्ट किया जाता है उसको स्पेशलाइज, विशेष प्रकार का नॉलेज किसका, वित्त के बारे में हो, अकाउंट के बारे में जिसको जानकारी हो, नॉलेज हो, एक्सपर्ट हो, उसको इसका मेंबर बनाया जा सकता है।
नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज अ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल मैटर से विभिन्न प्रकार के केसेस होते हैं, उसके रिलेटेड, उस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड अगर उसको नॉलेज है तो उसको भी इसका मेंबर बनाया जाता है। चौथा मेंबर जो होगा, हु हैज स्पेशलाइज्ड पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऐसा व्यक्ति जो इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में कोई पीएचडी हो या उसने बहुत सारा रिसर्च किया हो, बहुत सारा वर्क किया गया हो, उसको इसका मेंबर बनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम फंक्शंस एंड रोल। क्या क्या कार्य भूमिका होती है फाइनेंस कमीशन की, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 क्या बोलता है, जो फाइनेंस कमीशन है ना, ये एक ऐसी बॉडी है जो सिर्फ प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करेगी, सिफारिश। कहने का अगर फाइनेंस कमीशन बोलती है कि इस स्टेट को इस साल इतना प्रतिशत पैसा जाना चाहिए, इस स्टेट को इतना जाना चाहिए, तो वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन होगी, उसको माना या नहीं माना जाएगा वो प्रेसिडेंट पे निर्भर करेगा। तो बोल सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन एक रिकमेंडेशन बॉडी है, सिर्फ प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है। अब इसके फंक्शंस मैंने यहाँ पे दिए हैं। पहला फंक्शन यहाँ पे लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल collected taxes between center and state on the basis of contribution of state in the tax। तो कहने का था कि फाइनेंस कमीशन का रोल भी और फंक्शन बोलेंगे कि ये क्या करता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन करता है कि इस स्टेट को उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से इतना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, जैसा हमने पहले यहाँ पे इसको डिस्कस किया। दूसरी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को करता है कि डिटरमाइन फैक्टर फॉर गिविंग ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स। अब कई स्टेट अलग अलग प्रकार की ग्रांट्स मांगती है, कुछ बोलते हैं हमें स्पेशल स्टेट की तरह ग्रांट दी जाए, किसी को बोलते हैं हमें 60-50 या इतना प्रतिशत जो है ग्रांट मिलनी चाहिए। लेकिन वो किस प्रकार से मिलनी चाहिए, क्या क्या फैक्टर होता है, उनको डिटरमाइन करने के बाद रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट है थर्ड, टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट to the augment the fund of a state through the panchayat and municipality resources on the basis of the recommendation by made by the finance commission of the state। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बोला, जैसे सेंटर के पास कुछ पावर है टैक्स कलेक्ट करने की, स्टेट के पास भी कुछ टैक्स कलेक्ट करने की पावर्स हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टेट के अंदर फाइनेंस को इम्प्रोवाइज करना है या उसके स्टेट की फाइनेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना है, सुधारना है, तो म्यूनिसिपैलिटीज होती है या पंचायत होती है, वहां से भी पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, टैक्स इकट्ठा किया जाता है। और वो किस प्रकार से इकट्ठा किया जाएगा, तो वो रिकमेंड कर सकता है फाइनेंस कमीशन कि हाँ, आप स्टेट जो है, आप म्यूनिसिपैलिटी से, पंचायत से इस प्रकार से टैक्स को इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि आपकी जो स्टेट का जो फाइनेंस सिस्टम हो साउंड बन सके, बेहतर बन सके। नेक्स्ट है टू एडवाइज प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट फॉर बेटर फाइनेंशियल सिस्टम। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो हमारे राष्ट्रपति हो, उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं कि हमारा फाइनेंस सिस्टम अगर बेहतर करना है तो हम ये स्टेप करेंगे, अगर ये कार्य करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा बन सकता है। पांचवा, एक्ट एज एन ऑटोनोमस बॉडी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे सुधारना है, रिकमेंडेशन क्या देनी है, सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंस या टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, तो इस मैटर से रिलेटेड या इस काम से रिलेटेड एक ऑटोनॉमस आजाद बॉडी है जो अपने हिसाब से काम करती है, और सरकार ये प्रेसिडेंट को डायरेक्टली प्रेसिडेंट को अपनी रिकमेंडेशन देती है और प्रेसिडेंट उसको आगे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी रोल अबाउट फाइनेंस। तो कई बार सरकार को, किसी स्टेट को, प्रेसिडेंट को कहीं पे भी अगर कोई वित्त से रिलेटेड को एडवाइस चाहिए होती है, तो फाइनेंस कमीशन वहां पर एडवाइस देने के लिए तैयार रहता है। तो ये इसके फंक्शन और रोल है। तो डेट सुनने के साथ पूरा यूनिट खत्म हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे उसको लाइक कीजिए, शेयर जरूर किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस भी करना है बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।